हमारी कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जिसका आकार और खालीपन हम सोच भी नहीं सकते। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष के अनंत सागर में एक विशाल काला बादल तैर रहा है। यह पानी का बादल नहीं था, जैसा कि आप आसमान में देखते हैं। यह एक कॉस्मिक बादल था, सितारों और ग्रहों के लिए एक विशाल नर्सरी। ये धूल के छोटे छोटे कणों और बड़ी मात्रा में गैस, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। ये उन चीजों के बचे हुए हिस्से थे जो बहुत पहले एक तारे के जीने और मरने के बाद बचे थे। लाखों, शायद अरबों सालों तक ये बादल बस बहता रहा। यह एक शांत, सुंदर नेबुला था जिसमें नई दुनिया बनाने की क्षमता थी, जो कॉस्मिक थिएटर में अपना शानदार प्रदर्शन शुरू करने के लिए सही पल का इंतजार कर रहा था। ब्रह्मांड में सब कुछ लगातार गति में है, जो गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य बल से खींचा और धकेला जाता है। किसी चीज ने हमारे बादल को डिस्टर्ब किया। शायद ये पास के एक फटते हुए तारे, एक सुपरनोवा से निकलने वाली शॉकवेव थी। ये कॉस्मिक धक्का शुरुआती बंदूक की तरह था। इस डिस्टरबेंस के कारण बादल अपने आप में सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे गैस और धूल के कण एक दूसरे के करीब आते गए, उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण मजबूत होता गया। इससे एक अनियंत्रित प्रभाव पैदा हुआ। ज्यादा सामग्री अंदर खींची गई, जिससे केंद्र घना होता गया। इसे एक कॉस्मिक स्नोबॉल की तरह सोचिए, जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है, हर मोड़ पर बड़ा होता जा रहा है, सिवाय इसके कि यह स्नोबॉल स्टारडस्ट से बना था और इसे हमारा सौर मंडल बनना था। इस सिकुड़ते बादल के ठीक बीच में दबाव और तापमान अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यहाँ की सामग्री इतनी गर्म और इतनी घनी हो गई कि कुछ अद्भुत हुआ। एक तारे का जन्म हुआ। यह नवजात तारा हमारा सूर्य था। यह जल उठा, प्रकाश और गर्मी की एक शक्तिशाली लहर भेजकर बची हुई गैस को दूर धकेल दिया। लेकिन सब कुछ दूर नहीं हुआ। युवा सूर्य से थोड़ी दूर धूल और गैस की एक घूमती हुई डिस्क बची रही। यह डिस्क एक विशाल कुम्हार के चाक की तरह थी, जिसमें ग्रह बनाने के लिए जरूरी सभी कच्चा माल घूम रहा था। हमारी पृथ्वी अभी तक एक ग्रह नहीं थी। यह धूल के कणों का एक छोटा सा संग्रह मात्र थी, जो इस कॉस्मिक थाली में बह रही थी। इस घूमती हुई डिस्क में धूल के अनगिनत छोटे छोटे कण एक दूसरे से चिपकने लगे। यह छोटे से शुरू हुआ। धूल के दो कण एक दूसरे से टकराए और स्टैटिक बिजली के जरिए एक दूसरे से चिपक गए, जैसे एक गुब्बारा आपके बालों से चिपक जाता है। फिर एक और जुड़ा और एक और। ये छोटे छोटे गुच्छे कंकड़ बन गए, कंकड़ पत्थर बन गए और पत्थर पहाड़ों के आकार के बोल्डर बन गए। लाखों सालों तक ये बड़े पिंड, जिन्हें प्लैनेट सिमल कहा जाता है, टकराते और विलीन होते रहे। वे ग्रहों के निर्माण खंड थे। हमारी पृथ्वी की यात्रा वास्तव में शुरू हो चुकी थी। एक विशाल कॉस्मिक बादल में एक मामूली कण के रूप में शुरू होकर धीरे धीरे उन हिस्सों को इकट्ठा कर रही थी, जिनसे वह दुनिया बनेगी जिसे हम अब घर कहते हैं। युवा सौर मंडल एक अस्त व्यस्त और भीड़भाड़ वाली जगह थी। यह एक कॉस्मिक डिमोलिशन डर्बी की तरह था। हजारों प्लैनेट सिमल, वे विशाल अंतरिक्ष चट्टानें नए सूर्य की परिक्रमा कर रही थीं। उनके रास्ते लगातार टकराते रहते थे, जिससे शानदार टक्करें होती थीं। जब ये पिंड एक दूसरे से टकराते थे तो वे हमेशा टूटते नहीं थे। अक्सर गुरुत्वाकर्षण के कारण वे विलीन हो जाते थे, जिससे एक और बड़ा पिंड बनता था। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि अक्रीशन कहते हैं। हमारी भविष्य की पृथ्वी इन बढ़ते पिंडों में से एक थी। इस कॉस्मिक बैटल रॉयल में एक चैंपियन। हर टक्कर के साथ यह अपनी कक्षा से ज्यादा सामग्री इकट्ठा करती थी। हर सहस्राब्दी के साथ बड़ी और ज्यादा विशाल होती जाती थी। जैसे जैसे हमारी शिशु पृथ्वी बढ़ती गई, उसका गुरुत्वाकर्षण और शक्तिशाली होता गया। यह मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उसे अपने चारों ओर से और भी ज्यादा सामग्री आकर्षित करने की अनुमति देता था। यह एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह था, जो सूर्य के चारों ओर मलबे की डिस्क में एक रास्ता साफ कर रहा था। जितना बड़ा होता गया, उतनी ही कुशलता से वह पास की चट्टानों और बर्फ को खींच पाता था। यह विकास एक सौम्य प्रक्रिया नहीं थी। हर प्रभाव एक हिंसक विस्फोट था, जो भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता था। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की लगातार बमबारी ने ग्रह में द्रव्यमान जोड़ा, लेकिन इसने इसे अविश्वसनीय रूप से गर्म भी रखा। हमारी दुनिया अभी शांत नीला पत्थर नहीं थी। यह चट्टान का एक चमकता, पिघला हुआ गोला था। पृथ्वी गोल क्यों है? इसका जवाब गुरुत्वाकर्षण के अथक खिंचाव में निहित है। जैसे जैसे हमारा ग्रह एक निश्चित आकार तक बढ़ता गया,
उसका अपना गुरुत्वाकर्षण उसे आकार देने वाली प्रमुख शक्ति बन गया। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को केंद्र की ओर सभी दिशाओं से समान बल के साथ खींचता है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल अदृश्य हाथ मिट्टी के गोले को एक साथ सभी तरफ से निचोड़ रहा है। जो प्राकृतिक आकार यह बनाएगा वह एक गोला होगा। कोई भी हिस्सा जो बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ है, जैसे पिघली हुई चट्टान का एक विशाल पहाड़, गुरुत्वाकर्षण द्वारा वापस नीचे खींच लिया जाएगा। समय के साथ इस लगातार खिंचाव ने ग्रह को चिकना कर दिया, उसे उस लगभग सही गोले में ढाल दिया जिसे हम आज देखते हैं। अंतरिक्ष में सभी बड़ी वस्तुएं, ग्रह, चंद्रमा और तारे इसी कारण से गोल हैं। सामग्री के इस इकट्ठा होने का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने पृथ्वी के अंदर को बाहर से अलग बना दिया। लोहे और निकल जैसे भारी पदार्थ गुरुत्वाकर्षण द्वारा सबसे मजबूती से खींचे गए। वे पिघली हुई चट्टान से नीचे डूब गए, ग्रह के केंद्र की ओर यात्रा करते हुए। सिलिकॉन और एल्यूमीनियम जैसे हल्के पदार्थ ऊपर तैर गए, जैसे पानी पर तेल। इस प्रक्रिया को भेदीकरण, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसने हमारे ग्रह की मूल संरचना बनाई। इसने पृथ्वी को अपने केंद्र में एक अति घना धातु का कोर और बाहर एक हल्का चट्टानी मेंटल और क्रस्ट दिया। यह अलगाव पृथ्वी को आज जैसा गतिशील ग्रह बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम था। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से तरल आग से बनी हो। 4 और 4.5 अरब साल पहले युवा पृथ्वी वैसी ही थी। अनगिनत क्षुद्र ग्रहों के प्रभावों और उसके कोर के अंदर गहरे रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से निकलने वाली ऊर्जा ने ग्रह को पिघली हुई अवस्था में रखा। यह मैग्मा का एक वैश्विक महासागर था, लाल गर्म उबलती हुई चट्टान का एक चमकता हुआ गोला। सतह का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस था, इतना गर्म कि किसी भी ठोस पदार्थ को पिघला सके। कोई जमीन नहीं थी, कोई पानी नहीं था और कोई हवा नहीं थी जैसा कि हम जानते हैं। यह एक शत्रुतापूर्ण और विदेशी परिदृश्य था, एक ऐसा ग्रह जो अपनी हिंसक रचना की गर्मी से अभी भी चमक रहा था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो ठंडी होने का इंतजार कर रही थी, एक खाली कैनवास जिस पर आने वाली महाकाव्य कहानी लिखी जानी थी। लेकिन आग का ग्रह भी अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम में हमेशा गर्म नहीं रह सकता। इस मैग्मा महासागर की सतह अपने आसपास के वातावरण में गर्मी खोने लगी। जैसे जैसे यह ठंडा होता गया, कुछ अद्भुत होना शुरू हुआ। सबसे ऊपर की पिघली हुई चट्टान ठोस होने लगी, जैसे गर्म पुडिंग के ऊपर एक परत बन जाती है। यह पृथ्वी की पहली क्रस्ट का जन्म था। यह आज की स्थिर जमीन जैसी नहीं थी जिसे हम जानते हैं। यह शुरुआती क्रस्ट पतली और नाजुक थी। ये लगातार नीचे से उठते हुए मैग्मा के प्लम द्वारा टूटती रहती थी और देर से आने वाले क्षुद्र ग्रहों के प्रभावों से टूट जाती थी। यह एक गतिशील, अस्थिर सतह थी जिसमें आग के समुद्र पर काले ठोस होते हुए चट्टान तैर रहे थे। जब सतह ठंडी हो रही थी, तब पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा अविश्वसनीय रूप से गर्म रहा। ग्रह के केंद्र में अत्यधिक दबाव रेडियोधर्मी क्षय से निकलने वाली गर्मी के साथ मिलकर कोर और मेंटल को तरल या अर्ध तरल अवस्था में रखता था। कोर, जो ज्यादातर लोहे से बना था, एक मंथन करने वाला घूमता हुआ डायनेमो बन गया। तरल धातु की इस गति ने एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जो ग्रह के चारों ओर अंतरिक्ष में दूर तक फैला हुआ था। यह चुंबकीय ढाल या मैग्नेटोस्फीयर हमारी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक बन गया। यह एक अदृश्य बल क्षेत्र की तरह काम करता है जो ग्रह को सूर्य की हानिकारक सौर हवा यानी आवेशित कणों की एक निरंतर धारा से बचाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के बिना सौर हवा ने अरबों वर्षों में हमारे वायुमंडल को छीन लिया होता, जिससे पृथ्वी मंगल की तरह एक बंजर और निर्जीव चट्टान बन जाती। कोर का निर्माण और चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन महत्वपूर्ण अनदेखी घटनाएं थीं जो ठंडी होती क्रस्ट के नीचे गहराई में हुई। उन्होंने एक स्थिर वायुमंडल के विकास और अंततः जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। ग्रह अपनी खुद की रक्षा कर रहा था, खुद को आगे की लंबी यात्रा के लिए तैयार कर रहा था। गर्म आंतरिक भाग और ठंडे बाहरी भाग का अलगाव पृथ्वी को आग के गोले से एक जीवित दुनिया में बदलने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। पृथ्वी के बनने और ठंडा होने के तुरंत बाद इसने अपने इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना का अनुभव किया। हमारा सौर मंडल अभी भी एक अस्त व्यस्त जगह था और एक भटकता हुआ ग्रह मंगल के आकार का लगभग हमारी युवा दुनिया के साथ टक्कर के रास्ते पर था। हम इस काल्पनिक ग्रह को थिया कहते हैं।
इसने सिर्फ पृथ्वी को नहीं छुआ, यह अविश्वसनीय बल के साथ इसमें टकराया। यह कोई साधारण प्रभाव नहीं था, यह एक ग्रह बदलने वाली आपदा थी। जारी ऊर्जा पृथ्वी पर सभी परमाणु हथियारों के संयुक्त रूप से खरबों गुना ज्यादा थी। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने थिया और पृथ्वी के मेंटल के एक बड़े हिस्से को पिघला दिया, जिससे हमारा ग्रह फिर से पिघली हुई चट्टान के गोले में बदल गया। ये टक्कर एक हल्की सी टक्कर थी, न कि सीधी टक्कर। इससे पृथ्वी और थिया दोनों से वाष्पीकृत चट्टान और मलबे की एक भारी मात्रा अंतरिक्ष में बाहर निकल गई। सुपर गर्म सामग्री का यह बादल पूरी तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच पाया। इसके बजाय इसने मलबे का एक विशाल चमकता हुआ वलय बनाया, जो हमारे घायल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। थोड़े समय के लिए पृथ्वी शनि के एक आग वाले संस्करण की तरह दिख सकती थी, जो पिघली हुई चट्टान के वलय से घिरा था। यह कॉस्मिक हिंसा और रचना का एक अद्भुत दृश्य था, एक ऐसी घटना जो हमारे ग्रह को उसके नए साथी से हमेशा के लिए जोड़ देगी। पृथ्वी स्वयं बदल गई, उसका घूमना तेज हो गया और उसकी धुरी झुक गई। मलबे के इस परिक्रमा करने वाले वलय के भीतर वही प्रक्रिया जिसने पृथ्वी को बनाया था फिर से शुरू हुई, लेकिन बहुत छोटे और तेज पैमाने पर। गुरुत्वाकर्षण ने चट्टान के टुकड़ों को एक साथ खींचा, छोटे टुकड़े मिलकर बड़े बन गए। एक उल्लेखनीय रूप से कम समय में, शायद केवल कुछ हजार वर्षों में, ये टुकड़े एक एकल बड़े गोलाकार पिंड में इकट्ठा हो गए। यह नया पिंड चंद्रमा था। यह इस विशाल प्रभाव के आग वाले अवशेषों से पैदा हुआ था, पृथ्वी और थिया दोनों का बच्चा। पहले चंद्रमा पृथ्वी के अविश्वसनीय रूप से करीब था, आसमान में बहुत बड़ा दिखाई देता था, और यह पिघली हुई चट्टान का एक गोला भी था जो तेजी से चमक रहा था। अरबों वर्षों में चंद्रमा धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है और उसका घूमना हमारे साथ लॉक हो गया है। यही कारण है कि हम हमेशा उसका एक ही पक्ष देखते हैं। चंद्रमा के निर्माण का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी के डगमगाने को स्थिर किया, हमारे ग्रह के झुकाव में जंगली झूलों को रोका और हमें एक अधिक स्थिर जलवायु दी। चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने पृथ्वी के शुरुआती महासागरों में मजबूत ज्वार भी पैदा किए, जिन्होंने रासायनिक सूत्र को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी, जिससे जीवन का विकास हुआ। यह हिंसक, दुनिया को हिला देने वाली टक्कर अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जिसने हमारे ग्रह को रात के आसमान में एक बड़ा सुंदर साथी दिया। क्रस्ट के ठोस होने और चंद्रमा के बनने के बाद पृथ्वी ने अपना पहला वास्तविक वायुमंडल विकसित करना शुरू किया। पिघली हुई चट्टान के अंदर फंसी गैसें ग्रह की सतह पर फैले हजारों ज्वालामुखियों से बाहर निकलीं। इस प्रक्रिया को आउटगैसिंग कहा जाता है, जिसमें भारी मात्रा में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अन्य गैसें आसमान में निकल गईं। शुरुआती वायुमंडल आज की हवा जैसा बिल्कुल नहीं था, जिसे हम सांस लेते हैं। यह जहरीली गैसों का एक मोटा, भारी कंबल था, शायद लाल भूरे या नारंगी रंग का धुंधलापन। इसमें लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं थी। यदि आप समय में पीछे जाते तो आपको एक पल के लिए भी जीवित रहने के लिए एक स्पेससूट की जरूरत होती। जैसे जैसे ग्रह ठंडा होता गया, एक अद्भुत चीज हुई। वायुमंडल में मौजूद भारी मात्रा में जलवाष्प बादलों में संघनित होने लगी। फिर बारिश शुरू हुई। यह कोई छोटी बारिश नहीं थी, यह एक लगातार वैश्विक मूसलाधार बारिश थी जो लाखों वर्षों तक चली होगी। पानी बंजर, पथरीली सतह पर बहता रहा, नए क्रस्ट में सबसे निचले इलाकों, बड़े बेसिनों में इकट्ठा होता रहा। इस तरह पहले महासागरों का जन्म हुआ। ये शांत, नीले महासागर नहीं थे जिन्हें हम जानते हैं। वे गर्म, अम्लीय और घुले हुए लोहे के कारण शायद हरे भूरे रंग के थे, लेकिन वे तरल पानी के महासागर थे, जीवन के लिए सबसे जरूरी सामग्री, जैसा कि हम जानते हैं। इन गहरे रसायन समृद्ध महासागरों के भीतर, शायद समुद्र तल पर सुपर गर्म ज्वालामुखी वेंट के पास कुछ असाधारण हुआ। बिजली या वेंट से निकलने वाली गर्मी से ऊर्जा प्राप्त करने वाले सरल रासायनिक यौगिकों ने एक साथ जुड़कर अधिक जटिल अणु बनाना शुरू कर दिया। इन अणुओं ने अनगिनत परीक्षणों और त्रुटियों के बाद अंततः पहली स्वप्रतिकृति संरचनाएं बनाई। यह जीवन का उदय था। पहले जीवित प्राणी जानवर या पौधे नहीं थे, बल्कि अविश्वसनीय रूप से सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, जो बैक्टीरिया के समान थे। 1 अरब से अधिक वर्षों तक ये छोटे रोगाणु हमारे ग्रह पर जीवन का एकमात्र रूप थे, जो आदिम समुद्रों में चुपचाप पनप रहे थे। बहुत लंबे समय तक इन सरल जीवन रूपों ने ग्रह पर हावी रहे। फिर एक नए प्रकार के रोगाणु का विकास हुआ,
जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये साइनोबैक्टीरिया थे। उन्होंने एक क्रांतिकारी नई तरकीब विकसित की थी, प्रकाश संश्लेषण। वे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन बना सकते थे और एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उन्होंने एक गैस छोड़ी जो उस समय के अधिकांश अन्य जीवन के लिए जहरीली थी, ऑक्सीजन। धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में इन छोटे जीवों ने ऑक्सीजन को महासागरों में और फिर वायुमंडल में पंप किया। ये महान ऑक्सीकरण घटना शुरुआती जीवन के अधिकांश हिस्से के लिए एक आपदा थी, लेकिन इसने नए अधिक जटिल जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जो ऑक्सीजन सांस ले सकते थे। हमारे ग्रह की सतह ठोस और स्थिर लग सकती है, लेकिन यह वास्तव में लगातार धीमी गति से काम कर रही है। पृथ्वी की क्रस्ट एक ठोस टुकड़ा नहीं है, इसके बजाय ये कई बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स विशाल चट्टानी राफ्ट की तरह हैं, जो अपने नीचे गर्म, नरम मेंटल परत पर तैरती है। पृथ्वी के कोर से निकलने वाली गर्मी मेंटल में धीमी गति से चलने वाली धाराएं बनाती है और ये धाराएं प्लेटों को दुनिया भर में धकेलती और खींचती हैं। यह गति अविश्वसनीय रूप से धीमी है, प्रतिवर्ष केवल कुछ सेंटीमीटर, लगभग उतनी ही गति जितनी आपके नाखूनों की बढ़ती है। लेकिन लाखों वर्षों में यह धीमी गति का नृत्य हमारी दुनिया के चेहरे को नाटकीय रूप से बदल देता है। इन प्लेटों के किनारों पर होने वाली बातचीत पृथ्वी के सबसे नाटकीय भूविज्ञान के लिए जिम्मेदार है। जहां दो प्लेटें अलग होती हैं, वहां मेंटल से मैग्मा ऊपर उठता है और नई क्रस्ट बनाता है, जिससे मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं नामक विशाल पानी के नीचे की पर्वतमालाएं बनती हैं। जहां प्लेटें टकराती हैं, एक प्लेट को दूसरे के नीचे खिसकने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं, जिससे गहरे समुद्री खाइयां बनती हैं। यह टक्कर क्रस्ट को भी मोड़ सकती है, जिससे हिमालय जैसी विशाल पर्वतमालाएं ऊपर उठती हैं। अन्य जगहों पर प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं, जिससे सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसी फॉल्ट लाइनें बनती हैं। इन गतियों के दौरान निकलने वाली ऊर्जा ही भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती है। महाद्वीपों की इस गति का जीवन के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अरबों वर्षों में महाद्वीप एक साथ टकराकर विशाल महाद्वीप बनाते रहे और फिर एक दोहराए जाने वाले चक्र में फिर से टूट गए। सबसे प्रसिद्ध महाद्वीपों में से एक पैंजिया था, जो लगभग 300 मिलियन साल पहले मौजूद था। जब महाद्वीप जुड़े होते हैं तो जीवन जमीन पर आसानी से फैल सकता है। जब वे टूटते हैं तो आबादी अलग थलग हो जाती है, जिससे वे अलग अलग दिशाओं में विकसित होते हैं और नई प्रजातियां बनाते हैं। महाद्वीपों की बदलती स्थिति समुद्री धाराओं और वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित करती है, जिससे विकास होता है और कभी-कभी बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बनता है। प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। ये बताता है कि एक ही प्राचीन जानवरों के जीवाश्म अब विशाल महासागरों से अलग हुए महाद्वीपों पर क्यों पाए जा सकते हैं। ये बताता है कि ज्वालामुखी और भूकंप दुनिया भर में विशिष्ट बेल्ट में क्यों होते हैं। ये बताता है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन स्थिर नहीं है, बल्कि एक गतिशील जीवित प्रणाली का हिस्सा है। ग्रह लगातार खुद को फिर से बना रहा है, अपनी क्रस्ट को रिसाइकल कर रहा है और नए परिदृश्य बना रहा है। यह भूवैज्ञानिक इंजन पृथ्वी को एक जीवंत और हमेशा बदलता रहने वाला ग्रह बनाने का एक मूलभूत हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जो अपनी सतह पर और गहराई में बहुत जीवित है। 4.5 अरब साल की यात्रा के बाद धूल के बादल से लेकर जीवन से भरे संसार तक हम आज तक आ गए हैं। अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखिए। ये घूमते हुए सफेद बादलों, गहरे नीले महासागरों और भूरे और हरे महाद्वीपों का एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर गोला है। यह लुभावनी विविधता की दुनिया है। ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ की चोटियों से लेकर भूमध्य रेखा पर हरे भरे वर्षावनों तक। इसमें सांस लेने योग्य वायुमंडल, तरल पानी और एक स्थिर जलवायु है, जो सभी एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संरक्षित हैं। ये स्थितियां अरबों वर्षों के ब्रह्मांडीय और भूवैज्ञानिक विकास से बनी जीवन के लिए एकदम सही हैं। हमारे लिए, जहां तक हम जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई और जगह नहीं है। हमने जो कुछ भी कभी जाना है वह यही है। हर वो व्यक्ति जिसके बारे में आपने कभी सुना है, हर राजा और हर किसान, सभ्यता का हर निर्माता और विध्वंसक, हर माँ और पिता, हर आविष्कारक, हर खोजकर्ता, हर शिक्षक, हमारी प्रजाति के इतिहास में हर संत और पापी यहीं रहते थे।
एक विशाल ब्रह्मांडीय रंगमंच में, इस छोटे से मंच पर हमारे सभी सुख और दुख, हमारे धर्म, हमारी विचारधाराएं और हमारे आर्थिक सिद्धांत, हमारी सभी जीत और हमारी त्रासदियां धूप की किरण में निलंबित धूल के इस छोटे से कण पर हुई हैं। यह हमारा एकमात्र घर है। इसकी कहानी को समझना और इसकी नाजुकता को जानना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी दुनिया बदल रही है और इस बार इसका कारण कोई भटकता हुआ क्षुद्र ग्रह या टेक्टोनिक प्लेटों में बदलाव नहीं है। ये हम हैं। मानवीय गतिविधियां जलवायु को अभूतपूर्व दर से बदल रही हैं, हमारे महासागरों को प्रदूषित कर रही हैं और आवासों को नष्ट कर रही हैं, जिससे अनगिनत अन्य प्रजातियों का विलुप्त होना हो रहा है, जिनके साथ हम इस दुनिया को साझा करते हैं। हम अपने एकमात्र घर पर एक बड़े अनियंत्रित प्रयोग कर रहे हैं। वे बारीक संतुलित प्रणालियां, जिन्होंने पृथ्वी को हजारों सालों से स्थिर रखा है, अब खतरे में हैं। हमारे कार्यों के परिणाम हर दिन स्पष्ट होते जा रहे हैं, जिसमें अधिक चरम मौसम, बढ़ते समुद्र का स्तर और उन पारिस्थितिक तंत्रों में गड़बड़ी शामिल है जो हमें बनाए रखते हैं। आग के गोले से एक जीवित दुनिया तक पृथ्वी की लंबी, धीमी यात्रा को समझना हमें एक गहरा परिप्रेक्ष्य देता है। यह हमें दिखाता है कि हमारा ग्रह कितना कीमती और दुर्लभ है। इस दुनिया के अच्छे संरक्षक बनने, हवा, पानी और जीवन की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। हमारा भविष्य और अनगिनत अन्य प्रजातियों का भविष्य हमारे आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। हमें अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी तकनीक का उपयोग उन समस्याओं को हल करने के लिए करना चाहिए जिन्हें हमने बनाया है। हम ब्रह्मांड का सचेत हिस्सा हैं, इस हल्के नीले बिंदु के संरक्षक हैं। आइए इसे संजोएं और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करें।